तो टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली एक इमिशन स्पेक्ट्रम है जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हुए तैयार होता है। करना क्या है, इस स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ क्लियर करनी है कि हम मान करके चल रहे हैं कि कोई एक एटम है, उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड लेवल पर यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द ग्राउंड लेवल। अब मैं कुछ एनर्जी लेवल्स बना देता हूँ। एनर्जी लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सोन, इस तरीके से एनर्जी लेवल बढ़ते चले जाएंगे। अब हम करते क्या है कि कोई जो एटम अपनी ग्राउंड स्टेट पर अभी रखा हुआ है उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे करके मैं उसको एक्साइटेड स्टेट में भेज देता हूँ हायर एनर्जी लेवल पर, जो कि उसका हायर एनर्जी लेवल कौन सा बन गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये बन गया 8th एनर्जी लेवल पर मैंने उसको भेज दिया। अब होगा क्या कि जब वो अपने हायर एनर्जी लेवल 8th से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, मैंने माना कि वो ग्राउंड स्टेट पर आया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को उसने इमिट करना है, वो इमिट करते हुए आएगा, इमिशन करते हुए आएगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में। फिर वो मान लिया मैंने 8th से 1 में गया, फिर मैंने माना वो 2 में गया, मैंने माना वो 3 में गया, ऐसे ही वो सिमिलर करते करते सारे एनर्जी लेवल्स पर हम एक एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहे हैं कि वो अपने से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। जब वो अपने से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जो कि कुछ इस टाइप का होगा। उस स्पेक्ट्रम को नाम दिया गया है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। होगा क्या, सिनेरियो क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर अ ब्लूइश लाइट इज इमिटेड। अब करना क्या है, तुम एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लो, डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को फिल कर दो, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल होनी चाहिए। अब हाइड्रोजन गैस जब इसके अंदर फिल कर दोगे तो वहाँ पे तुम्हें पास करना है एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करना है। इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने पड़ेंगे, एक एनोड इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिया और एक कैथोड का मैंने लगा दिया। कैथोड वाला वो है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है दैट इज कैथोड, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है दैट इज एनोड। यानी ये वाला एनोड है और ये वाला कैथोड है। करना क्या है कि जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास आउट होगा, अंदर पहले से क्या भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस फिलअप हुई ही है, तो यहाँ पर एक ब्लूइश कलर की लाइट इमिट होते हुए दिखाई देगी। इस पूरी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ब्लू कलर की लाइट इमिट होते हुए दिखाई देगी। इसका मतलब दिस लाइट शोज डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस थ्रू प्रिज्म। कहने का मतलब ये हुआ कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कहीं कहीं पर वो लाइंस बहुत ज़्यादा डार्क होंगी ब्लू कलर की, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा लाइट होंगी। तो हमें लाइट और डार्क कलर की कुछ लाइन स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं हाइड्रोजन गैस के। ऑल दीज लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैव, उनमें से हर स्पेक्ट्रम को, हर लाइन स्पेक्ट्रम को एक नाम दिया गया है, जिसमें पहला नाम है लाइमन, दूसरा है बामर, तीसरा पास्चन, चौथा ब्रैकेट, पांचवा फुंड। और इन सारे नामों को, इन सारे लाइन स्पेक्ट्रम को एक सीरीज का नाम दिया गया। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज। एक और होती है इसके बाद हेम्फ्री, एक और इसके बाद बढ़ती है, वो होती है हेम्फ्री। तो जैसे जैसे हम लाइन स्पेक्ट्रम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये सीरीज भी बढ़ती जाएंगी। वेवलेंथ ऑफ वेरियस हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी गिवन एज बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब वो जो लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हुए, जिनको हम स्पेक्ट्रम का नाम दे रहे हैं लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड और हेम्फ्री, उनको पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, उसके लिए वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो वेवलेंथ के लिए हमने यूज करना है ये सीधा सीधा फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल्स टू ν/c होता है। हमने सीधा सीधा एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू c/ν होता है बेसिकली, अगर हम देखें तो। लेकिन अभी हमने क्या किया है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ क्या है, तो 1/λ इज इक्वल्स टू ν/c हो गया। और ये ν/c इक्वल होगा रिडबर्ग कांस्टेंट r मल्टीप्लाई बाई 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये जो n1² और n2² हैं, इनको हम सीरीज से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी मैं लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट की सीरीज दिखाऊंगा कि वो सीरीज कौन से लेवल पर कैसे बनती है, उसमें n1 के लिए कौन सा एनर्जी लेवल होगा, n2 के लिए कौन सा एनर्जी लेवल होगा। उनके बिहाफ पे इस वेवलेंथ के फॉर्मूले को यूज करके हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो r इज द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज द रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। ये बेसिकली एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है जहाँ से न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है और पूछा गया है। नेक्स्ट इसके बाद देखने के लिए हमारे पास आ जाता है प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ थॉमसन। तो थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में कुछ ज़्यादा बड़ा हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि ही सजेस्टेड दैट द एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर
हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड यूनिफॉर्मली गिविंग एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्लम पुडिंग। कहने का मतलब एक तरबूज हमने मान लिया, ये तरबूज है, इस तरबूज का ऑल ओवर दी पार्ट जो है वो पूरा का पूरा रेड कलर का होता है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये रेड कलर का पार्ट दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, लेकिन वहीं पर उसी टाइम कहीं कहीं पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एम्बेडेड मिलते हैं, जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, उसी तरीके से ये मॉडल तैयार होता है। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी हैं। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि पूरा का पूरा एक एटम जो किससे कनेक्टेड है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड है, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर फुलफिल्ड है, और उसमें कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म तरीके से, अनयूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ है। इधर उधर कहीं पर भी कितनी भी स्ट्रेंथ के साथ इलेक्ट्रॉन बैठे हो सकते हैं। तो बेसिकली बस यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि जितना अमाउंट ऑफ इसमें पॉजिटिव पाया जाता है उतना ही अमाउंट ऑफ इसमें नेगेटिव भी पाया जाता है। ये मॉडल बेसिकली तुलना में किसके कंपैरिजन के जैसा है, बिल्कुल तरबूज यानी वाटरमेलन के जैसा है, तो इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया है। इसको वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। तो रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा वो ये है कि रदरफोर्ड ने हीलियम के पार्टिकल्स को यूज़ किया था, अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ किया था। तो रदरफोर्ड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट ऑन द बोम्बार्डमेंट ऑफ थिन 10⁻⁴ मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली गोल्ड फॉइल with high speed positively charged alpha particles emitted from Ra radium and gave the following observation based on this experiment. Most of the alpha particles passed without any deflection. Some of them were deflected away from the path. Only a few, one in about 10,000, were returned back to their original direction of the propagation. इसके बारे में हमने लास्ट डिस्कस भी किया था कि हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये हमारे पास एक गोल्ड फॉइल है। ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये एक गोल्ड फॉइल है। इस गोल्ड फॉइल में जब अल्फा पार्टिकल को पास आउट किया गया तो कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल अपनी पोजीशन से थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, अपनी डायरेक्शन उन्होंने थोड़ी सी चेंज कर ली, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे पाए गए जो अपनी ही सेम डायरेक्शन में वापस लौट आए। तो बेसिकली यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाले गए कि जब अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट गए तो ये कहा गया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम्स इज एम्प्टी, यानी कि ब्लैंक। इस एटम का यानी इस गोल्ड फॉइल का वो पार्ट खाली है जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए। जिस जगह से ये अपनी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करते हुए नजर आए उसको कहा गया कि सम ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज फुलफिल्ड, यानी कि सॉलिड है, वहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव इन नेचर। तो ये डिफ्लेक्ट इसी वजह से हुए, ये एक दूसरे से दूर इसी वजह से गए कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज बैठा होगा। और जिस जगह से अल्फा पार्टिकल इन दी सेम डायरेक्शन वापस रिटर्न हो गए, टर्न बैक हो गए, वो उसको बोला गया कंप्लीटली सॉलिड और कंप्लीटली फुलफिल्ड विद पॉजिटिव चार्ज, जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस का। तो ये बेसिकली जो मॉडल है वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को पढ़ सकें। तो यहाँ से ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी उसने कंक्लूजन हमें निकाल के दिया कि न्यूक्लियस विच इज स्मॉल इन साइज बट कैरीज द एंटायर मास। न्यूक्लियस पर पूरा का पूरा मास डिपेंड करता है, दैट इज कंटेन्स ऑल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। पूरे एटम के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इसी मास पर, इसी सेंटर पर यानी कि न्यूक्लियस पर डिपेंड करते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट इज कॉल्ड एज प्लेनेटरी मॉडल, यानी कि जितना भी अदर पार्ट होगा इस न्यूक्लियस के अलावा, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, दैट इज नोन एज अ प्लेनेटरी मॉडल। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनेटरी मॉडल के नाम से जानेंगे। अब बात आती है हमारे पास, यहाँ से बात कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं।